लास्ट क्लास में हम लोग नाइट्रोजन फैमिली पूरा कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट Yes, करने जा रहे हैं ऑक्सीजन फैमिली। yes, sir. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली अगर कहे मेरे, इसको एक और नाम से जाना जाता है, चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस, Chalcogen. चैल्कोजेंस इसका मतलब होता है ओर फॉर्मर। चैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मर्स। चैल्कोजेंस का मतलब होता है ओर फॉर्मस, यानी कि जनरली जो मेटल्स के ओर मिलते हैं, मतलब जिससे मेटल्स निकाले जाते हैं, तो उसमें ऑक्साइड अक्सर उसमें लेयर बैठा जाता है। जैसे एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है, इस तरीके से लेयर्स रहते हैं। दैट्स व्हाई दे आर नोन एज चैल्कोजेंस। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन, सल्फर, ऑक्सीजन सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और एक पोलोनियम होता है जो कि रेडियो एक्टिव है। इसके ऊपर स्टार मार्क कर दे रहे। स्टार मार्क करने का मतलब कि रेडियो एक्टिव है। हाँ, इसे याद करने की एक ट्रिक हम बताते हैं बच्चों को। ओए सानिया सेक्सी तेरी पोज। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये हो Yes, गया। sir. अब मेरे भाई, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, इन लोग अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर बात करें, जनरल, तो इन लोग का होता है NH2 NP4। NH2 NP4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे एटॉमिक रेडियस हम लोग बात कर लेते हैं मेरे में, जो कि ऑलरेडी ये सारा चीज तुम लोग जानते हो अच्छे तरीके से। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा। पहला नंबर प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलेनियम मेरे भाई रेडियो एक्टिव है, उसके बारे में आपसे पूछा नहीं जाएगा। तो ये हो गया एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर। यहाँ पे अगर हम बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर बताओ, तो आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर आएगा माय डियर स्टूडेंट, डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो ये सब कुछ पता है मेरे में, बहुत ही आसान चीज है। तो ये हो गया आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर। एटॉमिक रेडियस हो गया, आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पे फिर से हम तुम्हें बता सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, डेंसिटी का ऑर्डर बता सकते हैं। थर्ड नंबर देख लो मेरे भाई, थर्ड नंबर डेंसिटी। तो अगर हम डेंसिटी के बारे में बात करें, तो डेंसिटी जो होता है मेरे भाई डाउन द ग्रुप यहाँ पे इंक्रीज करता है, इसीलिए सिंपल है यहाँ पर। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, तो यहाँ पे बेटा सिंपल है, यहाँ पे कुछ दिमाग नहीं लगाना है आपको, सीधा सीधा डेंसिटी बढ़ा देना है। आपको मास फैक्टर डोमिनेट कर रहा होता है, तो ये डेंसिटी है, कोई दिक्कत नहीं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में भी कोई यहाँ पे ज्यादा टेंशन नहीं है मेरे भाई, सीधा सीधा आपको बढ़ाना है मेरे भाई। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर बात करें मेरे भाई, तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम। हाँ, अगर पोलोनियम लेंगे तो थोड़ा फर्क पड़ता है, टेलुरियम और पोलोनियम में पलटी खा जाता है। तो यहाँ पर भी यही ऑर्डर आ जाता है, मास फैक्टर, साइज फैक्टर डोमिनेट करने लग जाता है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के केस में भी। फिर से बोलेंगे, यहाँ पर से सवाल आने का चांसेस जो रहता है मेरे भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी से चांसेस ज्यादा रहता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी से ये दोनों मतलब एकदम बेकार है मेरे भाई, डायरेक्ट ऑर्डर मिल रहा है, तो जेई का पूछने का चांसेस बहुत कम है। डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूछा नहीं जाता है, तो फिर से ये भी लेस इंपॉर्टेंट हो गया। वैसे यहाँ पे सिंपल ऑर्डर थे तो कोई टेंशन नहीं था, बट पूछा नहीं जाता है मेरे भाई, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे आप, बस ये हमें दिखलाना था तो हम तुम्हें दिखला दिए मेरे भाई। अब तुमको हम बात करेंगे मेरे भाई कि ये अब एक एक करके इसके कंपैरिजन, नाइट्रोजन था तो N2 के बारे में बात की थी, उसी तरीके से अब एक एक करके यहाँ पे डिस्कशन होगा। सबसे पहले O2 के बारे में, डाई ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पर से सवाल कैसे आएगा तुमको, ये तो हम बहुत जानते हैं O2 के बारे में, इसके बिना तो हम कुछ सोच भी नहीं सकते हैं सर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डाई ऑक्सीजन जो है, डाई ऑक्सीजन जो है मेरे भाई, ये कहाँ प्रोड्यूस होता है। आपको एग्जाम में ऐसे टाइप से क्वेश्चन आएगा कि इस चार पांच तो कंपाउंड्स दिया रहेगा, ठीक है, और बोला जाएगा इसमें से कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस है, ऐसे कंपाउंड्स है जिसको हीट करने पर O2 गैस इवॉल्व होगा। इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा।
तो मेरे भाई ध्यान से सुनो मेरे भाई, इन जनरल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को, ऑक्सीडाइजिंग, ओए का मतलब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स है, अगर बेटा इसको हीट कर दोगे, हीट करोगे तो वो सब के सब ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स इन जनरल जो ऑक्सीजन वाले हैं, जैसे KMnO4, K2Cr2O7, तो बेटा ये सब के सब कुछ ना कुछ फॉर्म में O2 प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो एक बात तुमको हमें की पॉइंट तुम्हें दे दिए, क्या दे दिए की पॉइंट, कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट अगर तुम्हें दिखाई दे तो तुम वहां पर पूछा जाएगा क्या यहाँ पर हीट करने पर O2 प्रोड्यूस होगा, तो यस लिख देना। एक बात हो गया मेरे में, तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिखलाते हैं जिसमें O2 का प्रोडक्शन होगा, यानी प्रिपरेशन बात कर रहे हैं, ये सब प्रिपरेशन बात करें। एक की पॉइंट तुम्हें दिए कि ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट दिखलाई दे तो वहां पर O2 बना देना। मेरे भाई कुछ प्रिपरेशन, जैसे फॉर एग्जांपल KClO3, मेरे भाई KClO3 को अगर हीट करोगे तो KCl प्लस O2 में टूट जाता है, KCl प्लस O2 में टूट जाता है, ये लैबोरेटरी प्रिपरेशन है O2 का। मेरे भाई इसका एक बात और भी है, ये सब O2 तो दे रहा है, तो तुम कहोगे सर अपने को O2 बनाने का तो बहुत सारा मेथड है, यानी अब ऐसा करते हैं कि सर हम लोग को बोला जाता है प्लांट ट्रीज प्लांट करो, तो हम लोग तो लेबोरेटरी में भी तो O2 बना सकते हैं, सर कितना मस्त मेथड। मेरे भाई यहाँ पे हीट करना पड़ता है, इतना ज्यादा हीट करना पड़ता है कि मेरे भाई ये प्रोसेस बहुत ज्यादा महंगा पड़ जाता है, ओवरऑल प्रोसेस एंडोथर्मिक होता है। दैट्स वाई अभी कुछ दिन पहले आपको पता है कि O2 का सप्लाई कम हो गया था कोरोना की वजह से मेरे भाई, तो वहां पर O2 यही सब था मेरे भाई, एंडोथर्मिक था, तो पैसा खर्च होता है बनाने के लिए, मतलब इसको ना O2 का जो मेरे भाई मतलब फ्रीजिंग पॉइंट या लिक्विड रखने का, मेरे भाई लिक्विड रखने का जो ये होता है कि इसको लिक्विड फॉर्म में रखना, क्या कि गैस के अंदर में हम गैस रखेंगे तो मेरे भाई बहुत ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर लेगा, तो हम लोग लिक्विड फॉर्म में रखते हैं O2 को। तो प्योर O2 को जब रखते हैं तो उसको अगर थोड़ा सा भी हाई टेम्परेचर उसको मिला तो मेरे भाई ये गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको पुनः स्टोर करने में भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस करके माइनस में चलता है, -180 डिग्री सेल्सियस के अराउंड मेरे भाई इसका होता है कि लिक्विफाई हो पाता है, -180 के अराउंड हो पाता है मेरे भाई, इतना कम टेम्परेचर में। हाँ KClO3 भी मेरे भाई एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो ये सब प्रोसेस को हैंडलिंग करना रखना भी बहुत महंगा पड़ता है मेरे भाई। H2O2 ये ऑलरेडी पढ़ाए थे मेरे भाई, याद करो तुम्हें स्टोकियोमेट्री में H2O2 को लाइट के प्रेजेंस में लाते हैं तो H2O प्लस O2 में टूट जाता है। हम बोले थे अगर एक H2O2 लिखे तो H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन होता है, दरअसल नेसेंट ऑक्सीजन एग्जिस्ट थोड़ी करता है, वो किसी और के साथ किसी और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर तुरंत O2 के फॉर्म में हो जाएगा, फिर से बैलेंसिंग नहीं करेंगे मेरे भाई। यहाँ भी ये भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, लेकिन बेटा हम बताए थे कि H2O2 दोनों काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी है, रिड्यूसिंग रिएजेंट भी है, दोनों होता है मेरे भाई। ये एक तरह का Yes, sir. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। एग्जाम में सवाल आता है कि H2O2 कैसा रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग की रिड्यूसिंग, तो आपका जवाब होगा बोथ, आपका जवाब होगा बोथ। हाँ मेरे में O2 का कलर कौन सा होता है बता सकते हो क्या? O2 तो सर कलरलेस होता है। यस, O2 जो होगा वो कलरलेस होगा, क्योंकि हम लोग दिन रात O2 देखते रहते हैं मेरे भाई। तो इसका अगर हम लोग खासियत बात करें, इसका अगर हम लोग प्रॉपर्टीज बात करें तो मेरे भाई O2 कलरलेस है, इसका कोई स्मेल भी नहीं होता है, तो बेटा कलरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस गैस। मेरे भाई अगर कोई बोलेगा ये नॉन टॉक्सिक होता तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग लेते हैं मेरे में तो नॉन टॉक्सिक ही होगा। टेस्टलेस गैस, ये गैस के फॉर्म में रूम टेम्परेचर में मिलता है मेरे भाई। फिर से ये बहुत कम पानी में सॉल्युबल होता है, तो O2 आपको पता है मेरे में पानी में थोड़ा बहुत तो डिसॉल्व होता है, इसलिए पानी हम लोग को पीने में थोड़ा बहुत टेस्ट भी लगता है मेरे में। तो मेरे भाई O2 इज पार्शियली सॉल्युबल, वैसे सारे गैसेस थोड़ा ना थोड़ा तो हर कुछ सॉल्युबल होता ही है, पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर। फिर यहाँ पे आएगा मेरे भाई टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा,
टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा। तो ये सारी बातें हैं मेरे भाई गैसेस वाला, अपना हेनरीज लॉ आप लगा सकते हो। प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये बात, ये सब मतलब ऐसा पॉइंट है कि एग्जाम में नहीं आने वाला चांसेस है, क्योंकि ये सब तो पॉइंट सब कोई जानता है मेरे भाई। अब हम आगे बात करेंगे मेरे भाई, ये ऑलमोस्ट सारे मेटल से रिएक्ट करते हैं। ये O2 जो होता है मेरे भाई, O2 जो होता है ये आपको भी पता है, ये भी याद रखने वाला नहीं है। O2 reacts with almost every metals मेरे भाई। मेटल्स एंड नॉन मेटल से भी तो होता है मेरे भाई, कार्बन का भी ऑक्साइड होता है, सल्फर का भी ऑक्साइड होता है, किसका नहीं होता है मेरे भाई ये सोचो। P4O10 भी होता है, सब होता है मेरे सर भाई। आपका आवाज सब चले गया सर। कहाँ तक सुन पाए आप लोग? कहाँ तक? सेकंड पॉइंट हो गया था क्लियर? सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया था? तो माय डियर स्टूडेंट्स, O2 रिएक्ट करता है ऑलमोस्ट सारे मेटल से। आपको ही पता है कि ये ओर्स में मिलता है मेरे भाई। सबका एल्यूमिनियम का भी ऑक्साइड होता है, आयरन का भी ऑक्साइड होता है, सोडियम का भी ऑक्साइड होता है, मैग्नीशियम का भी ऑक्साइड होता है, नॉन मोटर मेटल्स का भी ऑक्साइड होता है, P4O10, SO2, N2O, NO, क्या नहीं मिलता है मेरे भाई, SiO2 सब है। तो यानी कि मेटल्स के भी ऑक्साइड होते हैं, नॉन मेटल्स के भी ऑक्साइड होते हैं, मतलब ये रिएक्ट करता है सारे के साथ में। लेकिन कुछ ऐसे हैं मेरे भाई, एक्सेप्ट कुछ ऐसे हैं जिसके साथ में ये बहुत लेस रिएक्टिव होता है। ऑलमोस्ट एवरी मेटल एक्सेप्ट मेरे भाई रिएक्ट तो कर जाता है, ऐसा नहीं कि AU के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा मेरे भाई, रिएक्ट करता है। प्लेटिनम के साथ में रिएक्ट करता है मेरे भाई। तो मेरे भाई ऐसा नहीं मत समझना कि ये सारों के साथ में रिएक्शन नहीं करता है, ये सारे के साथ में भी रिएक्शन करेगा मेरे भाई। तुम अगर नाइट्रोजन भी लिखे हो सर, अभी तो आप बोले कि N2O NO सब बनाता है। हाँ मेरे भाई, एट रूम टेम्परेचर बात करें तो चाहो तो एक लाइन ऐड कर दो, एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में मेरे भाई AuPT N2 के साथ में रिएक्ट नहीं करता, इन लोगों के साथ में थोड़ा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। AU प्लेटिनम को हम लोग नोबल मेटल्स भी कहते हैं, नोबल कहने का मतलब नॉन रिएक्टिव। तो ये हो गया मेरे भाई O2 के बारे में। अगला बात करने जा रहे हैं मेरे भाई, ये सारा तुमको पता है इवन मेरे भाई, हम तो कहेंगे कि ऑक्सीजन तुमको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा रिवाइज करने के टाइम में भी। O3 बेटा, इसका नाम है ओजोन, नाम तो सुना ही होगा मेरे भाई। मेरे भाई यहाँ से सवाल आते हैं, इवन हम तुमको बोलेंगे ना जितना तुम बचपन में पढ़े हो ना वो इनफ था, बस तुमको ना थोड़ा थोड़ा हम नई नई बात बताएंगे मेरे भाई कि क्या होता था, या तुमको थोड़ा सा और क्लैरिटी आएगा। पहले जो क्लियर था कि यूवी रेडिएशंस को आने से रोकता है, क्या क्या होता था मेरे भाई, तो वो ये सारी बातें यहाँ पर आने वाली है। ओजोन, ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है मेरे भाई। सबसे पहले तो हम बता दें मेरे भाई, O2 और O3 ये एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन है, ये एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन है। O2 और O3 जो है एलोट्रॉप्स है ऑक्सीजन के, ठीक है मेरे भाई। O2 जो है ये ज्यादा स्टेबल होता है, इसीलिए ये ज्यादा मिलता है आपको, मोर स्टेबल। तो तुम कहोगे O3 लेस स्टेबल होता होगा, यस। तो फिर सर कैसे रह पाता है ये, तो बताते हैं मेरे में क्या रहता है। एलोट्रॉप्स का मतलब सबसे पहले एक बार रिमाइंड कराना चाहते हैं, एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि फिजिकल स्टेट सेम होना चाहिए। अगर गैस है तो सारे गैसेस होने चाहिए, सॉलिड है तो सारे सॉलिड होने चाहिए। तो O2 भी गैस, O3 भी गैस होता है, पहला तो क्लियर हो गया। दूसरा बात अगर हम बात करें मेरे भाई, तो बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट होना चाहिए, जैसे डायमंड में फिर मेरे आपका भाई। आवाज चलेगा। कहां तक सुन पाए आप? यही O2 मोर स्टेबल है। अच्छा, O2 मोर स्टेबल है, यहां तक सुनाई दिया है पूरा? यस सर। तो माय डियर स्टूडेंट, हम कह रहे हैं कि O2 जो होता है वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों ज्यादा स्टेबल होता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले सुनो कि O3 और O2 में क्यों हम इसको एलोट्रॉप्स कह रहे हैं।
तो एलोट्रॉप्स उसे कहते हैं जब फिजिकल स्टेट सेम होगा, जब फिजिकल स्टेट सेम होगा, जब फिजिकल स्टेट सेम होगा। तो फिजिकल स्टेट जैसे सॉलिड है तो सॉलिड सॉलिड होना चाहिए, डायमंड ग्रेफाइट। इसी तरीके से O2 गैस, O3 भी गैस होता है। तो पहला तो फिजिकल स्टेट, बॉन्डिंग पैटर्न अलग होने चाहिए, बॉन्डिंग पैटर्न अलग होने चाहिए। तुम कहोगे मतलब ना, देखो ऐसे समझो, ग्रेफाइट में अलग टाइप का कार्बन बॉन्ड बना रहा था, कुछ sp2 थे, कुछ क्या सारे कार्बन sp2 थे, लेकिन वहीं पर डायमंड में sp3 वाला से बॉन्डिंग था। यानी बॉन्डिंग पैटर्न फर्क होना चाहिए। तो O2 में अलग टाइप का बॉन्डिंग होगा, इसका स्ट्रक्चर अलग होगा, O3 का अलग स्ट्रक्चर होगा। तो ये बेटा दोनों क्या कहलाएंगे, एलोट्रॉप्स ऑफ ऑक्सीजन। अब ध्यान से सुनना कि O3 कैसे बनता है तो समझ में आ जाएगा वो लेस स्टेबल क्यों है। मेरे भाई ये O2 को, अगर O2 को मेरे भाई हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में डाल दें, तो बोले ये क्या होता है मेरे भाई, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब वहां पर ना हम हाई टेम्परेचर रख दिए। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का मतलब इस पे इलेक्ट्रिक स्पार्क मिलेगा, मतलब हाई टेम्परेचर रिलीज करेंगे। और ये जिस कंटेनर के या जहां पर होता है मेरे भाई, उसको हम लोग कहते हैं ओजोनाइजर, जिससे ओजोन बनेगा। तो दरअसल क्या होता है ना मेरे भाई, O2 में अंदर का फिनोमेना आप तुमको रफ में नीचे पे बता रहे, यहाँ पे देखो। O2 को जब हाई टेम्परेचर में तुम हीट करते हो तो OO के बीच का बॉन्ड टूट जाता है। OO के बॉन्ड जो होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक कर जाता है, यानी कि ये अलग अलग ऑक्सीजन में हो जाता है। अब मेरे में O2 सारा थोड़ी टूट जाएगा, यानी ये ज्यादा बैकवर्ड डायरेक्शन में रहता है। ये ज्यादा कहाँ रहता है मेरे भाई, बैकवर्ड डायरेक्शन पे रहता है। ज्यादा कहाँ रहता है, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्यों ज्यादा? तो मेरे भाई कोई भी चाहेगा कि मेरा ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाए, इम्पॉसिबल। तो O2, अब मेरे भाई ये O2 का अमाउंट अभी भी है, एक्सेस में था। O2 ये कुछ नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के O3 बना देता है। और फिर से सच बताएंगे मेरे भाई, O3 एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है, तो ये वापिस O2 प्लस O में भी ब्रेक कर सकता है। तो मेरे भाई ये लाइन समझ में आ रहा होगा तुम्हें, तो ये O3 में कन्वर्ट होता है। यानी O2 किस में कन्वर्ट होता है, O3 में। इसी को ओजोन कहते हैं। और मेरे भाई ये अराउंड 10% ही कन्वर्जन होता है। तो कोई चीज ज्यादा स्टेबल होता तो ज्यादा कन्वर्जन होता मेरे भाई, लेकिन इसका मतलब ये लेस स्टेबल है। इसीलिए, और क्यों लेस स्टेबल, ये चीजें समझ में आ रही है कि टूट जाता है ऑक्सीजन में, O2 तो नहीं टूटता है। तो दैट्स वाई। और मेरे भाई यहाँ पे जो हमें हीट सप्लाई करना पड़ा इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में, ये प्रोसेस पूरा पूरा आपसे पूछा जाएगा। ये प्रोसेस कैसा होगा, तो एंडोथर्मिक एग्जाम में आता है मेरे भाई, आ चुका है जेई एडवांस पे। तो ओजोन बनाते जब ऑक्सीजन से मेरे भाई, तो क्या होता है वो प्रोसेस, एंडोथर्मिक होता है। क्या होता है, एंडोथर्मिक। और इस ऑक्सीजन को हम लोग कभी कभी ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन कहते हैं। बात तो सही है मेरे में, ओजोन है तो ओजोनाइड ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। तो कह सकते, कहने का तो कुछ भी कह सकते हो, चाहो तो मन है तो लिख लो मेरे भाई, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ओजोनाइड ऑक्सीजन कहेंगे मेरे भाई। ठीक है, इसे डाई ऑक्सीजन कहते हैं, इसे ओजोनाइड ऑक्सीजन भी कहते हैं, ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन भी कहते हैं। हाँ, अब O3 के बारे में तुम्हारे सामने बात करेंगे, तो तुम्हें तो एक समझ में आएगा कि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है बेटा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी होता है। इवन हम लोग ऑर्गेनिक पे पढ़े भी थे O3 के बारे में, ओजोनोलिसिस के नाम से। इसका मतलब ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी है। इसका मतलब बेटा ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट भी है। तो चलो अब इसका प्रॉपर्टीज में खासियत लिख लेते हैं मेरे भाई। इसका खासियत हम लोग बात कर ले थोड़ा, क्या क्या खासियत है इसका। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज नंबर 1 मेरे भाई, O3 इज एन ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। मेरे भाई ये तो याद करना भी नहीं पड़ेगा, ये तो ऑलरेडी तुमको पहले से मालूम था, बस एक रिमाइंडर तुम्हें मिल रहा है ये सारी बातें। मेरे भाई अगला बात करेंगे मेरे भाई, जो एक चीज तुमको और समझा देते हैं लिखने से पहले, जो लिखना था पॉइंट,
मेरे भाई यहाँ एक चीज ध्यान पे रखो, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं, जितने भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं वो ब्लीचिंग रिएजेंट भी होते हैं। क्या होते हैं? ब्लीचिंग एजेंट भी होते हैं। ब्लीचिंग, ब्लीचिंग समझते होंगे, मतलब इम्प्यूरिटीज का रिमूवल करना। ब्लीचिंग रिएजेंट का मतलब क्या होता है? इम्प्यूरिटीज को रिमूव करना। जैसे मैं मान लो कि इस पेन के ऊपर में डस्ट लग गया है तो इसमें ब्लीचिंग करने के लिए। और भी टाइप का ब्लीच होता है मेरे भाई, हेयर में कलर करने के लिए, ये सब को। या फिर जैसे मेरे भाई कपड़े, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या होता है ना, कपड़ा ये सब को मेरे भाई, हम लोग नहीं बोलते ये वाला जींस जो है वॉश किया हुआ है, तो ये सब में ना ब्लीच किया रहता है मेरे, उसका कलर को फेड करवाया जाता है। तो इस टाइप को, इस प्रोसेस को ही ब्लीचिंग कहते हैं। ये हर जगह पे यूज होता है। एक बात और ध्यान रखना, मेरे पास जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होते हैं ना, वो परमानेंट ब्लीच करते हैं। जो ये सब कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ये यहाँ का पार्ट नहीं, ये सब जगह पे एप्लीकेबल है। जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो परमानेंट ब्लीच करते हैं, ये परमानेंट ब्लीच करते हैं। और मेरे भाई जो मेरे भाई वीक ऑक्सीडाइजिंग या माइल्ड बोलो, वीक या माइल्ड बोलो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स जो होते हैं वो टेम्पररी ब्लीच करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कि आपको बताए ओजोन जो होता है वो लेस स्टेबल होता है। क्या होता है मेरे भाई? लेस स्टेबल होता है। और ये गैसियस है बेटा, गैस होता है। O3 एक गैस है, तभी तो मेरे भाई एलोट्रॉप्स में डाल रहे थे। तो मेरे भाई इससे बोला जाता है ये ड्राई ब्लीचिंग रिएजेंट है। ये क्या है मेरे भाई? ड्राई ब्लीचिंग रिएजेंट है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो इसके ब्रैकेट में लिख लो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। पावरफुल है इसका मतलब ये परमानेंट ब्लीच करेगा, स्ट्रॉन्गर ब्लीचिंग रिएजेंट है। तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह पे यूज होगा, जहां पे भी हम बोलेंगे बेटा ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हम बोलेंगे KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, इसका मतलब वो ब्लीचिंग रिएजेंट भी है। तो ये सब तुमको समझ में आना चाहिए। तो मेरे भाई इसी बात को हम लिखने जा रहे हैं मेरे भाई कि O3 इज ए गुड ड्राई ब्लीचिंग रिएजेंट, ड्राई ब्लीचिंग एजेंट। मेरे भाई ये बहुत जगह पे ड्राई ब्लीच करने के लिए काम आता है। तो जैसे हम हेयर ये सब बताए, आपको और बताएंगे। जैसे आज के डेट में ना मेरे भाई, जैसा जैसा रियलिटी में जैसा चावल उगता है ना मेरे भाई, तो वो चावल हम लोग जो मार्केट से खरीद के लाते हैं तुमको बड़ा अच्छा चमकता हुआ नजर आता है। दरअसल वो चावल चमकता हुआ उगता थोड़ी है उतना, उसमें क्या किया जाता है? ब्लीचिंग किया जाता है मेरे भाई, चमक डाला जाता है। समझ में आया? यस सर। तो O3 इज ए गुड ब्लीचिंग एजेंट। तो ये यूज होता है मेरे भाई ऑयल ये सब में भी, उसका भी कलर देने में। हम लोग जितना बढ़िया देखते हैं ना उतना बढ़िया एक्चुअल में रियल वाला नहीं रहता है मेरे भाई। आटा, ये सभी स्टार्च मेरे भाई, ये सब चीज को मेरे भाई, वुड, लकड़ी, ये सब सबको मेरे उतना पेंट वेंट लाते हैं और क्या क्या उसमें मिलाया रहता है मेरे भाई, उस सब के सब मिला करके उसको अच्छा खूबसूरत बनाया जाता है। तो गुड ब्लीचिंग रिएजेंट है मेरे। समझ में आया? तो ये एक अच्छा ड्राई है। ड्राई कहने का मतलब ये गैसियस होता है इसलिए ड्राई है, और गुड ब्लीचिंग रिएजेंट है मेरे भाई। ये सारी बातें तो आपको समझ में आ ही रही होगी मेरे भाई। मेरे भाई इसका फिशी स्मेल होता है। कैसा स्मेल होता है मेरे भाई? फिशी स्मेल। O3 हैज फिशी स्मेल। कैरेक्टरिस्टिक लिख लो, एक लाइन और ऐड कर, थोड़ा अंग्रेजी अच्छा हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक फिशी स्मेल होता है। फिश का स्मेल आप सूंघे होंगे मेरे भाई, तो मेरे भाई वैसा ही कुछ स्मेल होता है, फिशी स्मेल होता है। फिशी, फिश नहीं, फिशी, फिशी फिश की तरह स्मेल होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना मेरे में। अगला बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इंपॉर्टेंट बात करेंगे, ध्यान से सुनना। आप सुनते हुए मेरे पे, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट कर जाएगा तो यूवी रेडिएशंस ग्राउंड पे आने लग जाएगा, अर्थ पे आने लग जाएगा। और अर्थ में जब आने लग गया ना मेरे भाई, इसका मतलब क्या है कि स्किन कैंसर और तरह तरह की बीमारी होने लग जाएगा मेरे भाई। तो क्या होता है मेरे भाई, इसीलिए ना हम लोग बोलते हैं O3 जो होता है मेरे भाई प्रोटेक्ट करता है यूवी रेडिएशंस को अर्थ में आने के लिए। तो ये अच्छा मेरे भाई, इससे पहले यूवी रेडिएशन वाला से पहले एक और बात बता दे मेरे भाई, तुमको अच्छा लगेगा। O3 जो गैस होता है मेरे भाई, O3 जो गैस होता है ये पेल ब्लू कलर का होता है। आपको याद होगा तो H2O2 भी ना पेल ब्लू होता है, इसलिए हम लोग कलरलेस बोल देते हैं कभी कभी। तो पेल ब्लू रहता है ये भी। तो मेरे भाई अगर इसको दबाओगे, कंप्रेस करोगे,
कॉम्प्रेस करोगे माय डियर स्टूडेंट। क्या करना है? कॉम्प्रेस। तो जाहिर सी बात है गैस को तुम कॉम्प्रेस करोगे तो लिक्विड बन जाएगा, O3 लिक्विड बन जाएगा। तो मेरे में जब कोई चीज को ज्यादा क्लोज लेते आओगे तो उसका कलर डार्क हो जाता है मेरे में। तो ये डार्क ब्लू कलर का होता है, डार्क ब्लू कलर का होता है। और मेरे भाई इसको और भी लिक्विड को भी और फर्दर कॉम्प्रेस कर दोगे तो ये O3 सॉलिड बन जाएगा। तो मेरे भाई इसका कलर डार्क ब्लू से वायलेट की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ये वायलेट ब्लैक हो जाता है, ये वायलेट ब्लैक की तरफ चला जाता है, मतलब कि बहुत ज्यादा ही डार्क ब्लू हो जाता है, बहुत ज्यादा ही डार्क ब्लू हो जाता है मेरे में। तो ये बात रखना। हाँ, अब हम जो यूवी रेडिएशन वाला बताए थे मेरे में, वहां से एग्जाम में सवाल आते हैं। यूवी रेडिएशन जो प्रोटेक्ट करता है, यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट करता है ये O3। तो मेरे भाई जो O3 होता है, O3 ओजोन लेयर, ओजोन गैस का ही लेयर होता है। O3 का पूरा गैसेस मेरे भाई, जैसे बादल कैसे होता है क्लाउड्स, उसी तरीके से ये भी एक तरह का लेयर अपर एटमॉस्फेयर में बना करके रखता है मेरे भाई। अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, अपर एटमॉस्फेयर में मेरे भाई उसमें क्या करता है, ये ओजोन अपना एक लेयर, गैसियस लेयर बना के रखता है बेटा। क्या बना के रखता है? गैसियस लेयर बना करके रखता है मेरे भाई। तो ये क्या होता है अपर एटमॉस्फेयर में, ये प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट यूवी रेस, यूवी रेस टू कम ऑन अर्थ सरफेस, टू कम ऑन अर्थ सरफेस। तो मेरे भाई ये लाइन तो तुमको पहले से पता था, हम नया चीज तुम्हें क्या बताए? कुछ नहीं बताया अभी तक, अभी तक कुछ नहीं बताया। क्या होता है ना मेरे भाई, यूवी रेडिएशन जब ऊपर से आता है, तुम लोग बस इतना ही जानते हो अभी तक, यूवी रेडिएशन को प्रोटेक्ट, आगे इसके अंदर में फेनोमेना क्या इन्वॉल्व होता है उसको जानो। पता है क्या होता है? ये जैसे ही यूवी लाइट आया मेरे भाई, यूवी रेडिएशन, यूवी लाइट आया, तो ये ऑक्सीजन और नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो तुम लोगों को फायदा क्या होगा? टूट गया सर ये, तब तो यूवी रेडिएशन आ जाएगा? नहीं मेरे भाई, वो तो आता, उसको बचा लिया, क्या किया? एब्जॉर्ब कर लिया इसको, और ये खुद अपने आप को डिसोशिएट कर लिया। अगर मान लो वहां पर डिसोशिएट नहीं होता तो सीधा यूवी लाइट नीचे आ जाता। तो ये फिनोमेना इन्वॉल्व रहता है, बातों को समझना। और फिर बेटा ये वापिस O2 प्लस हाई एनर्जी रहेगा तो O2 प्लस O कंबाइन होकर के O3 में कन्वर्ट होगा। यानी मेरे भाई ये रिएक्शन आपको पता है कि रिवर्सिबल होता है, तो इस तरीके से बनता भी रहता है। तो तुमको अगर फिर हम लोग पढ़ते थे कि सर ओजोन लेयर धीरे धीरे डिप्लीट कर रहा है, उसका क्या रीजन है? अब है ना मेरे भाई, ये ओजोन डिप्लीट भी कर रहा है। कैसे डिप्लीट कर रहा है? तो मेरे भाई हम लोग इतना हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं नेचर पे, जैसे सुपरसोनिक जेट होता है मेरे भाई, जो फाइटर प्लेन ये सब होता है मेरे भाई, तो कुछ नॉक्सियस गैसेस निकलते हैं मेरे भाई, कुछ नॉक्सियस गैसेस होते हैं मेरे भाई, नॉक्सियस गैसेस। ये सब सुपरसोनिक जेट्स मेरे भाई वो सब के दौरान प्रोड्यूस होता है। समझ में आई? सब ओजोन लेयर को खराब कर रहा है मेरे भाई। सुपरसोनिक जेट्स जो होता है, एरोप्लेन्स जो होते हैं, इस सबसे एग्जॉस्ट होता है। सुपरसोनिक जेट्स के एग्जॉस्ट होते हैं, एग्जॉस्ट ऑफ सुपरसोनिक जेट्स, और भी आप पढ़ते होंगे मेरे भाई, तो वो सब होता है नॉक्सियस गैसेस। कहते हैं NOx, मतलब NO हो गया, NO2 हो गया, ये सब में याद करो बेटा। NO हो गया, NO2 हो गया, ये सब में ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे मेरे भाई। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा। गेम यहाँ पे हो जाता है मेरे भाई, समझे कुछ? ये बड़ा गेम खेलता है, बस एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ये सारे चीजों को। क्या करता है ये जो NO गैस है बेटा, जैसे NO में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास, नाइट्रोजन ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना लिया होगा तुम। तो NO मेरे भाई क्या करेगा, ये O3 से रिएक्ट करके क्या बना लेता है? NO2, ऑक्सीडाइज हो गया NO2, और मेरे पास O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी NO2 वापिस इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, फिर ही और O3 से करेगा। इसका मतलब ये ओजोन को पहले ही खत्म कर दिया, यूवी आने से पहले खत्म कर दिया ये नॉक्सियस गैस, तो बर्बाद हो गया मेरे, बर्बाद हो गया मेरा पहले ही। तो पता चला कि अब यूवी को मिलेगा कुछ नहीं, तो सीधा नीचे आएगा, तो गेम यहाँ पे हो जाता है। अब मेरे भाई तुम पढ़ते होंगे एक लाइन और कि CFCs, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको बोलते हैं मेरे भाई, और NCERT के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में एक फिरियोन्स के बारे में बात किया कि ये भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन ही के कंपाउंड रहते हैं, क्लोरीन के कंपाउंड, फ्लोरीन के कंपाउंड्स होते हैं मेरे भाई।
मेरे भाई ये रेफ्रिजरेंट्स होते हैं, रेफ्रिजरेटर में ये सबसे रिलीज होता है। आज के डेट में ये सब बहुत कंट्रोल किया गया है मेरे भाई, फिर भी है एसी मेरे भाई गैसेस जो हम लोग अंदर में डालते हैं कि गैस डालते हैं इसके अंदर में, तो वो सब चीज होता है मेरे भाई, सीएफसीज ये सब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं मेरे भाई। दरअसल यहाँ पे क्लोरीन के रेडिकल्स होते हैं, क्लोरीन ऑक्साइड के रेडिकल्स होते हैं, ये सब होते हैं मेरे भाई। तो फिर से इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मेरे भाई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से फिर से ओजोन लेयर को तोड़ने का काम करता है। तो दैट्स वाई बोला जाता है मेरे भाई, ये सब है मेन कॉजेस ऑफ ओजोन डिप्लीशन। मेन कॉजेस ऑफ, तो आपसे पूछा जा सकता है ओजोन डिप्लीशन। तो मेरे भाई ये आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी करके एक चैप्टर है, वहां का भी ये पार्ट आपका तैयार हो रहा है। तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि क्या ये हम लोग ऑक्सीजन फैमिली पढ़ रहे हैं, तो नहीं, हम तुम्हें कुछ ऐसे चीजों से भी मिला दे रहे हैं अभी ही, ताकि वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का भी पार्ट कवर अप हो जाए। तो ये नॉक्सियस गैसेस है मेरे भाई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हो गए, फ्रियॉन्स हो गए, और नॉक्सियस गैसेस जो नाइट्रोजन वाले गैसेस हैं। नॉक्स क्या है कह रहे हैं, तो नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, दैट मींस उसको पढ़ते हैं नॉक्सियस गैसेस। तो ये था ऑक्सीजन के बारे में, ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन के बारे में हम लोग जाने। दूसरा हम लोग मेरे भाई ओजोन के बारे में जाने हम लोग, ये सारी जानकारी लिए हैं हम लोग। अब जो हमारा डिस्कशन है बेटा, वो है सल्फर के बारे में, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर, एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। अब हम लोग जानकारी लेंगे मेरे भाई सल्फर के बारे में। ऑक्सीजन के बारे में कंप्लीट हो गया, छोटा चैप्टर है, मतलब छोटा ग्रुप है ये। तो एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर के बारे में अगर तुम्हें हम बताना चाहें मेरे भाई, तो इसके बेटा 3 एलोट्रॉप्स होते हैं। तुम अगर नहीं, हम तो 2 ही पढ़े थे। हाँ मेरे भाई, तुम पढ़े होगे 2, लेकिन हम 3 पढ़ाते हैं। एक होता है रोम्बिक सल्फर, मेरे भाई इसी को हम लोग अल्फा सल्फर भी कहते हैं, रोम्बिक को ही अल्फा सल्फर भी कहते हैं, रोम्बिक सल्फर को ही अल्फा सल्फर भी कहते हैं। एक दूसरा होता है मोनोक्लिनिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है मेरे भाई, इसको बीटा सल्फर भी कहा जाता है। तो यानी कि रोम्बिक सल्फर को अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर को बीटा सल्फर। मेरे भाई, मेरे भाई मोनोक्लिनिक एक होता है, और कोलाइडल सल्फर। तो तुमको कोलाइडल सल्फर ऑलरेडी हम पढ़ाए हैं सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पर। रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर और कोलाइडल सल्फर, ये 3 टाइप का होता है। एक एक करके बात करेंगे मेरे भाई कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, वो सारी बातों को यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं, फिर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर भी अरेंज करेंगे बाद में, जैसे हम लोग कल व्हाइट फास्फोरस, रेड फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस में किए थे। तो हम बताए थे ब्लैक वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर रेड वाला होता है, फिर व्हाइट वाला होता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी हम लोग रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो पहला हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मेरे भाई रोम्बिक सल्फर। तो फिर से सल्फर जो होता है मेरे भाई, सल्फर जो ये होता है, ये सब सॉलिड स्टेट में भी तो था, रोम्बिक। हाँ हाँ वही वाली बात है, वही वाली बात है कि रोम्बिक, वही अभी क्रिस्टल का जो शेप होगा वो रोम्बोहेड्रल होगा, मोनोक्लिनिक होगा तो बीटा सल्फर होगा। सेम चीजें यहाँ पे भी रिपीट होगी अभी। तो माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना मेरे भाई, जैसे फास्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता था, क्योंकि वहां पे 3p पाई बॉन्ड नहीं बन सकता था, 3p पाई बॉन्ड नहीं बन सकता था। उसी तरीके से अगर रोम्बिक सल्फर के बारे में बात करें, तो सल्फर भी H2 के फॉर्म में नहीं होता है। हाँ वेपर स्टेट में H2 एग्जिस्ट करता है, वेपर स्टेट में P2 एग्जिस्ट करता है, वेपर स्टेट में C2 भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन नॉर्मल ऐसे बाकी सब स्टेट में नहीं करता है मेरे भाई। तो H2 नहीं एग्जिस्ट करता, तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा मेरे भाई, वो S8 होता है। यानी कि चाहे वो रोम्बिक सल्फर हो, चाहे मेरे भाई वो मोनोक्लिनिक सल्फर हो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला S8 होगा। यानी कि इसमें बहुत सारे S8 के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है मेरे भाई, ये एक एसिड का स्ट्रक्चर हम बनाना चाहते हैं मेरे भाई, कैसा होता है, तो इसको बुक्स पे लिखा रहता है, ये क्राउन शेप या बोट शेप लिखा रहता है, क्राउन शेप या बोट शेप लिखा रहता है मेरे, क्राउन शेप। टोटल 8 सल्फर होंगे, टोटल 8 सल्फर होंगे मेरे भाई।
तो मेरे भाई गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सल्फर है। इसको बोला जाता है क्राउन शेप, या फिर मेरे भाई इसको क्राउन शेप, या फिर मेरे भाई बोट शेप कहा जाता है। उल्टा बोट समझ सकते हो मेरे भाई रखा हुआ, या सीधा भी बोट समझ सकते हो, कैसा भी बोल सकते हो मेरे भाई। तो कभी कभी कुछ लोग इसको डब्लू शेप भी कहते हैं। तुम कहोगे हाँ सर ये तो डब्लू जैसा लग भी रहा है, तो डब्लू शेप भी कहते हैं। ये एक एसिड का बात कर रहे हैं, अभी रोम्बिक सल्फर का नहीं बात कर रहे हैं मेरे, अभी इसका रोम्बिक सल्फर के अंदर का नहीं बात कर रहे हैं। केवल हम क्या बात कर रहे हैं कि ये एसिड कैसा दिखता है, ये मतलब जनरल बात कर रहे हैं सल्फर के बारे में, कुछ नया बात नहीं की है अभी। मेरे भाई ध्यान से सुनना, इसको कहीं कहीं पर बुक्स पे लिखा रहता है ये पकड़ 8 मेंबर्ड रिंग है, पकड़ 8 मेंबर्ड रिंग है, बुक्स पे लिखा रहता है ये पकड़ एक 8 मेंबर्ड रिंग है। ये पकड़ का मतलब, ये पकड़ का मतलब होता है मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ, मुड़ा हुआ। ये पकड़ का मतलब होता है मुड़ा हुआ, पकड़ का मतलब होता है मुड़ा हुआ मेरे भाई। तो मुड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा है, इसीलिए ऐसा कहा गया। पकड़ 8 मेंबर्ड मेरे भाई। ये टोटल ओवरऑल कंपाउंड, ये सारे सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3 आएगा, sp3 आएगा मेरे भाई। यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन लगेगा, VSEPR थ्योरी लगेगा, जिससे बॉन्ड एंगल 109 से थोड़ा कम हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है, तो अंडरस्टूड चीजें एग्जैक्टली होगा नहीं मेरे में। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये नॉन प्लेनर है। कोई भी बोल देगा कि सर आप खुद अभी जस्ट बोले हो कि sp3 है, तो हम खुलने में कहेंगे इसे नॉन प्लेनर नहीं। यहाँ पे एक डाउट आ जाता है बच्चे को कि सर यहाँ पे तो सर बॉन्ड तो 2 ही बन रहा है तो प्लेनर हो जाएगा, बॉन्ड तो 2 ही बन रहा है तो क्या हो जाएगा, प्लेनर हो जाएगा। लेकिन नहीं, बॉन्ड नहीं मेरे भाई, ये सल्फर ऐसा 3 डायमेंशनल में इमेजिन करो तो तुम्हें तुम्हें दिखाई देगा कि 3 डायमेंशनल शेप होगा, और दैट्स वाई ये नॉन प्लेनर है मेरे में। हाँ एक बात और, इसका नेट जब डाइपोल मोमेंट निकाला जाता है तो 0 आ जाता है, यानी नॉन पोलर है। यानी एसेट मॉलिक्यूल नेट डाइपोल मोमेंट इसका 0 हो जाता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। तो इतना बात समझ में आ गया। तुम हमको सच सच बताओ मेरे में, नॉन पोलर हो गया तो ये सॉल्युबल होगा वाटर में कि नहीं होगा, बताओ फटाफट। सर क्या होगा, नहीं होगा। इनसॉल्युबल होगा। यस सर। कैसे, नहीं होगा सर। हाँ नहीं होगा, नहीं। यस, यस नहीं होगा, सॉल्युबल नहीं होगा। तो ये समझ में तुरंत आ गया मेरे भाई। मेरे भाई ये बेंजीन में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, बेंजीन में, ईथर में, ये सब में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ये सब। यस, यही ये सॉल्युबल हो जाएगा। तो इसका एक बात हम लोग को यहीं पर तुरंत समझ में आ गया एक लाइन में कि मेरे भाई ये इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल होगा इन इन बेंजीन, ईथर्स, ईथर्स, कार्बन डाइसल्फाइड ईटीसी। तो ये सब में मेरे भाई ये सॉल्युबल होगा, ये अंडरस्टूड है। हाँ अब तुम्हें हम बात बताएंगे मेरे भाई कि ये रोम्बिक सल्फर में क्या होता है। अभी तो हम तुमको सल्फर के बारे में केवल जनरल इंट्रोडक्शन दिए हैं, रोम्बिक सल्फर के बारे में देंगे मेरे भाई। तो सल्फर ये एक तरह का बोल सकते हो पॉलीमर टाइप है, जैसे P4 का बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाते थे तो वहां पर बन जाता था, वंडरवाल फोर्सेस से जुड़ते थे तो उसको हम लोग बोल देते थे मेरे भाई कि ये जो है व्हाइट फॉस्फोरस है। कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ते थे तो इसको हम लोग बोल देते थे मेरे भाई कि यहाँ पर रेड फॉस्फोरस है। इस टाइप से पॉलीमराइज 3D में हो जाता था तो ब्लैक फॉस्फोरस। इसी तरीके से इसमें भी बहुत सारे S8 मॉलिक्यूल जो होते हैं मेरे भाई जुड़े हुए रहते हैं। अब देखो मेरे भाई ये जुड़ने से जो क्रिस्टल बनता है, S8 मॉलिक्यूल जुड़ता है, तो एसेट अकेले मतलब पूरा अंदर पे बोट वाला फॉर्म होगा मेरे में, अंदर में बोट है ये एसेट। अब मेरे भाई इसका जुड़ने का जो स्टाइल है, अगर ये वापिस इस तरीके से जुड़ता है, एसेट 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 एसेट, इस तरीके से, मतलब ये इस तरीके से जुड़ता है मेरे में, ऐसे ऐसे इस तरीके से जुड़ा। ये मत समझना ये सब हर कॉर्नर में S8 है, सल्फर नहीं है मेरे में, S8 है। तो यहां पर अगर ऐसे जुड़ता है जिसमें वंडरवाल फोर्सेस लगे, जितना भी टाइप के इसके सल्फर है सब में वंडरवाल फोर्स ही लग रही है, चाहे वो अल्फा सल्फर हो चाहे बीटा सल्फर हो, ये वंडरवाल फोर्सेस लगते हैं। वो भी ये नॉन पोलर है बेटा, तो लंडन डिस्पर्शन फोर्स ही लगेगा।
तो ये तो कंफर्म है। लेकिन ये एक ओवरऑल, ये जब लार्जर मॉलिक्यूल्स हो जाता है मेरे, हम लोग पढ़ते थे कि लंदन डिस्पर्शन फोर्स डोमिनेट करने लग जाता है, जैसे I2 सॉलिड हो जाता है। I2 जब मॉलिक्यूल्स खूब सारे मिल जाते हैं तो सॉलिड बन जाते हैं, क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा हो जाता है और डोमिनेट करने लग जाता है। इसी तरीके से S8 का भी साइज बड़ा होता है मेरे भाई, S8 का भी साइज बड़ा होता है। तो दैट्स वाई इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ये भी सॉलिड के फॉर्म में आ जाता है, इसका जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो हो जाता है मेरे भाई, ये ऑर्थोरोम्बिक हो जाता है। और दैट्स वाई ऑर्थोरोम्बिक होने की वजह से इससे हम लोग रोम्बिक सल्फर का नाम देते हैं। इसको क्या देते हैं मेरे भाई? रोम्बिक सल्फर का नाम देते हैं। तो आई होप ये बात तुम्हें समझ आ गया होगा, बहुत आसान लगा होगा। अब मेरे भाई तुमको हम मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में बताएंगे। अब दूसरा नंबर, मोनोक्लिनिक सल्फर। मोनोक्लिनिक सल्फर बेटा, आखिर इसमें क्या डिफरेंस है? इसका नाम है बीटा सल्फर। इतना तो समझ आ गया होगा कि इसका क्रिस्टल का शेप जो होगा वो क्या होगा? मोनोक्लिनिक वाला होगा, मोनोक्लिनिक वाला होगा, यानी ये भी होता है। लेकिन आखिर इसमें फर्क क्या पड़ता है मेरे? तो देखो बेटा, ये पहला मान लो ऐसे लेयर अरेंज हुआ, पहला सब कॉर्नर्स में S8 है, ऐसे अगर अरेंज हुआ तो दूसरा वाला लेयर ना ऐसे नहीं अरेंज होगा, इसके जस्ट रिवर्स्ड वे में होगा। ऐसे अरेंज हो जाता है मेरे, ऐसे अरेंज हो जाता है, देखो ऐसे उल्टा। फिर अगला वाला मेरे भाई, फिर इसके रिवर्स पे। तो मेरे भाई तुम कहोगे कि सर इसमें तो स्पेस बहुत ज्यादा खाली रह जाता होगा। यस, ये मतलब कि अब हमको तुम देख करके बता सकते हो क्या मेरे भाई? अब हमको क्या देख करके बता सकते हो ज्यादा स्टेबल कौन होता होगा, मोनोक्लिनिक या रोम्बिक सल्फर? रोम्बिक सर। यस, रोम्बिक वाला ज्यादा स्टेबल होता होगा। हाँ, तो ये मोनोक्लिनिक वाले का क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है, जो क्रिस्टल का जो शेप होता है मेरे भाई, ये आपका मोनोक्लिनिक हो जाता है, मोनोक्लिनिक हो जाता है। देख के कोई भी बता देगा मेरे भाई क्यों नाम पड़ा है इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात बात करेंगे मेरे भाई कि ये इंपॉर्टेंट बात अब करें। ये तो नॉर्मल सा बात की कि दो तरह का सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक होता है, रोम्बिक होता है, एक का नाम अल्फा सल्फर, एक का नाम बीटा सल्फर, ये तो सबको समझ में आ गया मेरे भाई। मेरे भाई यहाँ पैकिंग फ्रैक्शन बात करेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं हम सॉलिड स्टेट के अंदर पे। तो पैकिंग फ्रैक्शन जिसका ज्यादा होगा उसका स्टेबिलिटी, मजबूती बड़ा ज्यादा होगा। तो पैकिंग फ्रैक्शन का जब ऑर्डर बात करेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पर रोम्बिक सल्फर का ज्यादा होगा, किससे? मोनोक्लिनिक सल्फर से। तो रोम्बिक सल्फर का ज्यादा होगा मोनोक्लिनिक सल्फर से माय डियर स्टूडेंट्स। रोम्बिक सल्फर का ज्यादा होगा मोनोक्लिनिक सल्फर से। तो मेरे भाई जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आता है, स्टेबिलिटी ऑर्डर जो आएगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा, वो रोम्बिक सल्फर होता है मेरे भाई। रोम्बिक सल्फर ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन कब तक? ये गेम है, कभी ना कभी मोनोक्लिनिक सल्फर भी ज्यादा स्टेबल होता है। तो अगर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है मेरे भाई, तो आप रोम्बिक सल्फर को ज्यादा स्टेबल करेंगे, आप रोम्बिक सल्फर को ज्यादा स्टेबल करेंगे, अल्फा सल्फर को ज्यादा स्टेबल करेंगे मेरे भाई। लेकिन एबव एबव 369 केल्विन, 369 केल्विन मेरे भैया, 369 केल्विन को ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर भी कहते हैं। अबव 369 केल्विन, जब 369 केल्विन से ज्यादा हो जाता है, नंबर को कैसे याद रख सकते हो? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो मेरे भाई अबव 369 केल्विन, केल्विन में बात कर रहे हैं, तो मेरे भाई बीटा सल्फर ज्यादा स्टेबल हो जाता है। मतलब आपका मोनोक्लिनिक वाला ज्यादा स्टेबल होने लग जाता है। ठीक है, बीटा सल्फर जो होता है मेरे भाई ज्यादा स्टेबल हो जाता है। और पूछा जाएगा एट 369 केल्विन, तो वहां पर माय डियर स्टूडेंट्स आप बराबर कर देंगे मेरे भाई। इसे मत भूलना, इसे भूल गया तो बड़ा दिक्कत होगा। यानी सल्फर में कोई महा इंपॉर्टेंट लाइन है मेरे भाई, तो मेरे हिसाब से यही लाइन है।
चलो आगे बात करते हैं मेरे भाई फटाफट। सर क्या एट 369 केल्विन में बराबर हो जाएगा, दोनों का स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बराबर, यानी उससे ज्यादा में बीटा सल्फर ज्यादा स्टेबल होने लग जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें तुम्हें अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, इजी लग रहा होगा मेरे भाई, कोई मुश्किल नहीं लगना चाहिए। माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा तुम्हें कोलाइडल सल्फर के बारे में बताना चाहते हैं, कोलाइडल सल्फर के बारे में बताना चाहेंगे। थर्ड नंबर कोलाइडल सल्फर, ये ऑलरेडी तुम पढ़ चुके हो मेरे भाई, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पे जो कोलाइडल सल्फर हम लोग बनाते थे उसी को कहते थे मेरे भाई। अभी एक रिएक्शन लिखेंगे मेरे भाई, कुछ हद तक वो समझ में आएगा, पूरा नहीं समझ में आएगा अभी, तो तुमको कभी नहीं आएगा क्या, हम ऐसा नहीं बोले कभी नहीं आएगा, ये समझ में आएगा कुछ दिन के बाद, इतना आसान लगेगा कि तुम डायरेक्टली लिखने लग जाओगे, लेकिन अभी नहीं समझ में आएगा। तो यानी ये सल्फर का सॉल होता है, सल्फर का एक सॉल बनाएंगे मेरे भाई, कोलाइडल सल्फर एक सल्फर का सॉल होता है। ठीक है मेरे भाई, ये कब ऑब्टेंड होता है, ऑब्टेंड when H2S is passed with any ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट से पास करते तब होता है मेरे। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, इस रिएक्शन बाद में बहुत ही आसान लगेगा मेरे, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। अभी तुमको लगेगा कि रटना है, नहीं मेरे भाई, नहीं भी अभी रटोगे तो तुमको इजी लगेगा मेरे भाई। यहाँ पे एक एडिशनल सब्सटेंस H2SO4 डालते, क्यों डालते, ये सब बातें आपको बताई जाएगी कहां पर, डी ब्लॉक के अंदर। ये मैंगनीज है, ये डी ब्लॉक का है मेरे भाई। यहाँ पे सल्फर, यहाँ पे मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है, और सबको पता होता है कि KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। हाँ, H2SO4 क्यों लेते हैं यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, बाकी सब समझ में आ जाएगा मेरे में। बस अब देखो यहाँ पर मेरे भाई, एक बात अभी हम याद करने के लिए बोल रहे हैं, जब भी, मतलब ये ध्यान पे भी रखना, जब भी कोई अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे होता है, निगेटिव, मिनिमम और निगेटिव में हो, अगर मिनिमम उसका निगेटिव में हो तो वो अपने ऑक्सीडाइज होकर के जीरो में जाते हैं, ऑक्सीडाइज होकर के जीरो में जाते हैं, 99% केसेस में जीरो में जाएगा। याद हो गया, कोई भी एलिमेंट अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर और निगेटिव में मौजूद रहेगा, मिनिमम निगेटिव में, तो उसका अगर कभी भी ऑक्सीडेशन होगा तो वो अपने जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट पे जाते हैं। ठीक है, याद हो गया। और मेरे में मैंगनीज है मेरे में, मैंगनीज हम पढ़ाए थे एसिडिक मीडियम में, ये H2SO4 एसिडिक मीडियम है, ये मीडियम लिए है, ये मीडियम का भी कुछ ना कुछ रोल होता है बेटा, मीडियम का भी कुछ ना कुछ रोल होगा। ये भी थोड़ा सा स्टोकियोमेट्री में बताया गया है कि एसिडिक मीडियम में Mn प्लस में चला जाता था, बेसिक मीडियम में MnO4 माइनस Mn4 प्लस में जाता था, इस टाइप से बताया गया था। बेसिक नहीं, सॉरी, न्यूट्रल मीडियम या स्लाइटली बेसिक में Mn4 प्लस पे। और मेरे भाई जब हाईली बेसिक कर देते थे, स्ट्रांगली बेसिक, तो वहां पे Mn6 प्लस में जाता था। तो ये भी यूज पड़ेगा इस चैप्टर के अंदर पे भी, तो ध्यान दो मेरे भाई। यहाँ पर बेटा Mn का कहाँ पे जाएगा, एसिडिक मीडियम है तो Mn2 प्लस में, तो यहाँ पे सिंस सल्फेट अवेलेबल है तो हम Mn2 प्लस नहीं लिखेंगे, Mn के साथ में सल्फेट लिखेंगे। ध्यान रखना इस बात को कि कभी भी मौजूद हो उसका अनायन, तो अनायन के साथ में सॉल्ट बना करके लिखेंगे MnSO4। और हम आपको बताएं कोई मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे हो तो उसको जीरो में ले जाना, क्या में ले जाना मेरे भाई, जीरो पे ले जाना। आ गया बात समझ में। और मेरे भाई ये सिंस रिडॉक्स रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है, तो बैलेंसिंग करने के लिए तुम्हें पानी की जरूरत पड़ सकती है, बैलेंसिंग पानी की जरूरत पड़ सकती है, H2O ये सब जरूरत पड़ेगा। तुम ये पोटाशियम क्या गया मेरे भाई, तो K2SO4, पोटाशियम भी अपना सॉल्ट बना लेगा K2SO4। तो ये तो क्लियर एकदम विजुअलाइज हो गया। तुम बस तुमको ये नहीं बताया कि ये एसिड H2SO4 ही क्यों लिए, बाकी सब तुमको समझ में आ गया कि हाँ सर ये पोटेशियम तो एसिड, ये बेस होता है KOH SO4 से रिएक्शन करेगा K2SO4 एसिड बेस रिएक्शन। Mn बता दिए एसिडिक मीडियम में Mn2 प्लस में जाएगा, सल्फेट के साथ में रहेगा Mn सल्फेट। सल्फर के बारे में बता दिए कि S किस में रहेगा, जीरो में। हाइड्रोजन बैलेंसिंग करने के लिए यूज हुआ होगा रिडॉक्स रिएक्शन को, H2O आ गया। नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो बैलेंसिंग करने से पता चल जाएगा। तो तुमको सब कुछ क्लियर है मेरे भाई, बस
H2SO4 ही क्यों लिए, बस ये लाइन क्लियर नहीं है तो ये आपको बता दिया जाएगा मेरे भाई। ये कोलाइडल सल्फर मिला है, ये मेरे भाई टर्बिडिटी होता है, आपको पता है जनरली सॉल्ट्स जो होते हैं उसके थोड़ा कलर होते हैं मेरे भाई, तो टर्बिडिटी होता है कोलाइडल सल्फर, तो व्हाइट या येलो टाइप का टर्बिडिटी होता है सल्फर का, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो ये बात हो गया मेरे भाई। अब हम कुछ तुमको नोट पे बात बताना चाहते हैं। ये खत्म हो गया मेरे भाई, तीनों allotrops खत्म हो गया। नोट पे ध्यान दो, नोट पे ध्यान दो माय डियर स्टूडेंट्स। मेरे भाई सल्फर जो होता है ना, कार्बन के बाद अगर किसी का कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, कार्बन के पास कार्बन के बाद सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी कैटिनेशन शो करता है, वैसे प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा टेंडेंसी हाइड्रोजन के पास में होता है, बॉन्ड जिसका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। कार्बन, उसके बाद कार्बन आता है और उसके बाद मेरे पास सल्फर आता है, उसके बाद बेटा सल्फर आता है। तो सल्फर का गुड कैटिनेशन प्रॉपर्टी होता है, जैसे दैट्स व्हाई एसेट बनाता है। फास्फोरस P8 नहीं बना रहा था लेकिन सल्फर बनाता है मेरे भाई। तो काहे इतना सारा वो जोड़ पाता है, बिकॉज ऑफ इट्स गुड कैटिनेशन प्रॉपर्टी। सल्फर हैज गुड कैटिनेशन प्रॉपर्टी, मतलब कार्बन के बाद इसी का नंबर है मेरे भाई प्रॉपर्टी। तो मेरे भाई ये गुड कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से एसिड तो बना ही रहा है, लेकिन इसके कुछ और भी टाइप के सल्फर्स दिखाई देते हैं, मतलब एसिड S6 भी दिखाई देता है। तो सेवरल अदर टाइप ऑफ सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट, सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट मेरे भाई ऑफ इन रेंज ऑफ 6 to 20, 6 से 20 सल्फर तक जुड़ सकते हैं। 6 किसी में हो सकता है, किसी में 8 हो सकता है, किसी में 20 भी हो सकता है मेरे भाई, 6 से 20 तक। तो वो 9 भी हो सकता है, हाँ डिपेंड करेगा मेरे भाई, कैटिनेशन प्रॉपर्टी अच्छा है बनता होगा, तो ये सब भी बनता है मेरे भाई, देखा जाता है। जिसमें से एक फेमस है मेरे भाई एंगल्स सल्फर, जिसमें से तुम एक फेमस से मिलाना चाहेंगे एंगल्स सल्फर, जिसमें तुम्हें हम एक फेमस से मिलाना चाहेंगे एंगल्स सल्फर। इसमें एक एग्जांपल दे रहे तुम्हें एंगल्स सल्फर, एंगल्स सल्फर मेरे भाई ये S6 होता है बेटा। क्या होता है S6, इसका स्ट्रक्चर जो होता है मेरे भाई ऐसा होता है S, बोट जो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स पे जो साइक्लोहेक्सेन का जो बेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, बोट फॉर्म, वही वाला फॉर्म होता है सल्फर। ये बोट फॉर्म में चला जाता है, सॉरी चेयर फॉर्म मेरे भाई, बोट फॉर्म तो वो है, चेयर फॉर्म में चला जाता है, चेयर फॉर्म में चला जाता है, साइक्लोहेक्सेन का जो चेयर फॉर्म था मेरे भाई। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट बात हम नहीं किए हैं मेरे भाई। मेरे भाई हम लिखवाए थे H2 जो होता है, H2 जो होता है मेरे भाई वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है। H2 जो होता है मेरे भाई एग्जिस्ट करता है वेपर फेज में, इवन P2 भी करता है मेरे भाई वेपर फेज में, H2 भी एग्जिस्ट करता है और P2 भी एग्जिस्ट करता है। तो कितना टेम्परेचर, तो टेम्परेचर कुछ होता है मेरे भाई 1000 केल्विन के अराउंड, 1000 केल्विन के अराउंड ये H2 जो होता है डोमिनेंट होता है, मतलब H2 भी एग्जिस्ट करता है। हम थोड़ा देर पहले भी बोले थे कि वहां पर एग्जिस्ट करने का रीजन अलग है, ये एमओटी एक्सप्लेन करता है मेरे भाई कि पाई पाई बॉन्ड भी केवल बन सकता है, सिग्मा बनना कोई मस्ट नहीं है। तो ये ध्यान पे रखिएगा कि लिखा रह सकता है मेरे में कि एलिवेटेड टेम्परेचर में सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, 1000 केल्विन के अराउंड, तो H2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये कुछ बात को ध्यान पे रखना। इस तरीके से मेरे पास सल्फर का एलोट्रॉप्स कंप्लीट होता है। अब मेरे में जैसे नाइट्रोजन के बारे में बात किए थे, नाइट्रोजन अमोनिया बात किए थे, फास्फोरस आया था PH3 बात किए थे, उसी तरीके से सल्फर आया तो सल्फर में भी हाइड्रोजन अटैच्ड होगा, तो उसको कहते हैं मेरे भाई H2S। क्या कहते हैं बेटा H2S। तो अब हम बात करेंगे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सल्फाइड का H2S। मेरे भाई सबको पता होता है कि ये एक एसिड होता है, ठीक है, नॉन मेटल्स के हाइड्रा, वैसे ये हाइड्राइड है, ये भी एसिडिक नेचर है, एसिड होता है, ये हाइड्रा एसिड है मेरे भाई, हाइड्रा जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है,
तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड है H2S बेटा, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पर हम तुमको कुछ कुछ बात बताएंगे जो तुम इसमें ध्यान पे रखना। सबसे पहले H2S एसिडिक होता है मेरे भाई, इसका ये कलर भी याद रखो मेरे भाई, ये कलरलेस होता है। H2S कलरलेस गैस होता है, पूरा याद रखो, कलरलेस गैस होता है, ठीक है। H2S ये सब ध्यान में रखना बेटा, तुमको वो क्या है मेरे भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आएगा कि एनी कंपाउंड है जिसमें एक तो कलरलेस गैस रिलीज हुआ, समझ में आया? कोई कंपाउंड था, उसको हीट करने पर या इसको इससे रिएक्ट कराए तो एक तो कलरलेस गैस रिलीज हुआ। और मेरे भाई इसका रॉटेन एग स्मेल होता है, रॉटेन एग स्मेल होता है। क्या होता है मेरे भाई? रॉटेन एग स्मेल होता है, सड़ा हुआ अंडा की तरह स्मेल होता है। तो ये सारा प्रॉपर्टीज को आपको माइंड पे रखना पड़ेगा मेरे भाई। एक रिएक्शन तुमको याद दिलाना चाहते हैं, Na2S प्लस HCl। मेरे भाई ये रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं मेरे भाई, ये एसिड है और NaOH और H2S से बना हुआ है, ये बेस होगा। तो मेरे भाई बेस से कटायन, एसिड से अनायन आता है, तो क्या बन जाएगा मेरे भाई? NaCl और मेरे भाई H2S। ये रिएक्शन याद होगा मेरे भाई तुम्हें। तो यहाँ पर भी इसका लैबोरेटरी में कुछ प्रिपरेशन किया जाता है मेरे भाई। कैसे किया जाता है? इसी रिएक्शन का हेल्प करेंगे मेरे भाई। यहाँ पर FeS लिया जाता है। अब तुम Na2S लो चाहे FeS लो, तो बात तो बराबर है। ये रिएक्शन हम पढ़े थे, सल्फाइड आयन का टेस्ट था, ये टेस्ट ऑफ H2 माइनस या H2S का टेस्ट था, पढ़ा चुके हैं मेरे भाई। ये सब याद रखना पड़ेगा बेटा, नहीं याद रखोगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो मेरे भाई FeS मेरे भाई ये भी बेस है और ये एसिड है। एसिड बेस रिएक्शन तुम्हें पूरा पढ़ाया गया है पहले ही, तो तुम्हें ये रिएक्शन लिखने में तो रत्ती भर भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। आ रहा है क्या दिक्कत मेरे भाई? ये सब इजी है ना मेरे भाई? यस सर। हाँ, और H2S क्या होता है? गैस। तो कभी कभी ऐसा ऊपर एरो बना रहेगा मेरे भाई, तो ये ऑलरेडी पढ़ा दिया गया, यानी कि रिएक्शन को हम याद नहीं कर रहे। उधर भले हम 2-3 रिएक्शन तुम्हें याद करवाए होंगे, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड बनता है तो ये बनता है मेरे भाई, 1-2 याद करवाए हैं मुश्किल से, सब नहीं याद कराया गया है। तो उतना तो कोई भी याद करेगा, हम पहले ही बोले थे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 रिएक्शन याद करना होगा मेरे भाई। 10 तो कोई भी याद कर सकता है, हम बोले थे उसमें 10 हम मैक्सिमम बोल रहे हैं, 2 ही 3 याद करवाएंगे। तो मेरे भाई याद करने वाला टाइम तो गया, अब तो लिखने वाला टाइम आ गया है। हाँ मेरे भाई, ये सल्फर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, अभी जस्ट बताए थे, ये एक रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है। तो मेरे भाई H2S इज अ रिड्यूसिंग रिएजेंट, रिड्यूसिंग रिएजेंट। ये एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है मेरे भाई। ये कहाँ पे जाएगा ये भी बताए मेरे भाई, कि यहाँ पर S2 माइनस हमेशा सल्फर जीरो में ले जाना, 2 माइनस को जीरो में ले जाना, ये भी कॉन्सेप्ट तुम्हें दिए हैं मेरे भाई। ये 2 प्रॉपर्टी तो है ही है, ये तो सबको जान रहा है, ये सबको दिखता है मेरे भाई। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो तुम्हें माइंड पे रखना चाहिए, जो तुम्हें माइंड पे अच्छे से रखना चाहिए। तुमको क्या रखना चाहिए सर? तो मेरे भाई H2S टर्न्स लीड एसिटेट पेपर ब्लैक, लीड एसिटेट पेपर ब्लैक। देखो पेपर ब्लैक, बहुत सारे का कलर भी याद होगा तुम्हें मेरे भाई। एसिटेट होता है CH3COO, एसिटिक एसिड से, और लीड का बनाना है तो PB लगा दो, लीड एसिटेट हो गया। और मेरे भाई इसमें H2S पास कर दो तो क्या होता है मेरे भाई? ये अनायन CH3COO माइनस के पास में बहुत टेंडेंसी होता है H प्लस लेने का, तुमको पता है ये वीक एसिड होता है। तो मेरे भाई ये क्या बना देगा? CH3COOH और PBS। मेरे भाई ये एक प्रेसिपिटेट होता है जो कि ब्लैक होता है। तो सवाल आएगा मेरे भाई कि एक ऐसा कंपाउंड था जो लीड एसिटेट पेपर को ब्लैक बना दिया, लीड एसिटेट पेपर को ब्लैक बना दिया, तो कौन था? H2S। H2S याद रखना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। टिक लगाते हैं बेटा, उसको तो गलती से भी मत छोड़ के जाना, जो टिक लगा दिया गया वो महा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो ये था हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। तो मेरे भाई बड़ा हलवा हलवा चीज था, बहुत इजी था, कहीं से भी कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए मेरे भाई। अब तुम्हें हम याद कराना चाहेंगे, तुम्हें SO2 के बारे में समझाएंगे मेरे भाई। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में, सल्फर डाइऑक्साइड। चलो अगला नंबर माय डियर स्टूडेंट्स, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, नाम तो सुना ही होगा, सल्फर डाइऑक्साइड।
सल्फर डाइऑक्साइड। मेरे भाई सबसे पहले इसका खासियत जान लो, ये भी कलरलेस होता है। तो ऐसे ही याद रखना कि ये भी कलरलेस है, H2S भी कलरलेस है। ठीक है, बाकी ये एसिडिक नेचर होगा, सबको पता है नॉन मेटल्स के ऑक्साइड एसिडिक होते हैं बेटा, हर कोई जानता है इसको। कलरलेस गैस होता है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले इसका हम लोग बात करेंगे कि बनता कैसे है। अच्छा, इसमें एक और बात बता दे मेरे भाई, SO2 जो होता है ये सफोकेटिंग स्मेल होता है। कैसा स्मेल होता है मेरे भाई? सफोकेटिंग स्मेल होता है, सफोकेटिंग स्मेल। अच्छा मेरे भाई, कहीं कहीं बर्निंग स्मेल भी लिखा रहेगा, तो कोई चीज जलता है ना तो बड़ा खराब महक आता है मेरे में, तो सफोकेशन टाइप का होने लग जाता है, इसलिए बर्निंग स्मेल। कहीं कहीं पर इरिटेटिंग स्मेल भी लिखा रह सकता है, इरिटेट करता है, कोई चीज जलने लग जाता है तो बड़ा अजीब टाइप का होने लग जाता है मेरे, तो इरिटेटिंग स्मेल भी कह सकते हो। तो लिखा है कि बड़ा इरिटेटिंग स्मेल आता है मेरे भाई। तुमको याद करेंगे CO2 मेरे भाई, CO2 भी कलरलेस गैस है, लेकिन उसका कोई स्मेल भी नहीं होता है। H2S भी कलरलेस गैस है, लेकिन उसका स्मेल होता है। कैसा स्मेल होता है? रॉटन एग, सड़ा हुआ अंडा। याद रहेगा, H2S का कैसा स्मेल है? सड़ा हुआ अंडा। एसिड अक्सर स्मेल देते हैं, एसिड का स्मेल होता है। ठीक है, तो मेरे भाई ये सारा चीज हो गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड, अब बात करते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन कैसे होता है मेरे भाई? तो कंबशन होता है, सल्फाइड या फिर कंबशन, ये हम लोग मेटलर्जी में भी पढ़ेंगे। कंबशन ऑफ सल्फर एंड सल्फाइड ओर। कोई भी सल्फाइड ओर होगा ना, जिसमें भी जो भी मेटल्स के ओर होंगे उसमें सल्फाइड, सल्फाइड अगर सल्फाइड के फॉर्म में हो, जैसे आयरन सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, लीड सल्फाइड, तो वो सबको जब भी जलाएंगे मेरे में तो SO2 प्रोड्यूस होता है। जैसे सल्फर प्लस O2, कोई भी चीज कंबशन करोगे तो SO2 होता है। ध्यान रखना, बहुत तो एक बात कहते हैं कि जब भी किसी को कंबशन करते हैं तो वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे जाता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। जब भी कंबशन करते हैं तो वो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर पे जाता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। सल्फर को जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो SO2 में जाता है। इसको और हाई टेम्परेचर में कंबशन करवाएंगे तब SO3 में कन्वर्ट होता है, नॉर्मली SO2 में जाता है। ध्यान रखना, ये सब मिसकॉन्सेप्शन से बचना। जैसे मेरे पास ZNS, ये जिंक ब्लेंड है बेटा, जिंक ब्लेंड, ये एक और का नाम है जिंक ब्लेंड। इसका एक और नाम होता है, बताएंगे, स्फेलेराइट। इस एक बार बोलो मुंह से, स्फेलेराइट, ताकि याद होगा। अभी से याद करना शुरू करो। हाँ, स्फेलेराइट। तो ZNO प्लस SO2। ठीक है, ये हो गया मेरे भाई, ये SO2 गैस होता है, SO2, ZNO प्लस SO2। ये हो गया मेरे भाई, ये एक मेथड हो गया प्रिपरेशन का। क्या लिख रहे हैं मेरे वन। ठीक है, दूसरा मेथड एसिड बेस रिएक्शन तो पढ़ाए हैं मेरे भाई, ये रिएक्शन ऑलरेडी जो भी लिखने जा रहे हैं वो पढ़ाया गया है। एसिड बेस है, Na2SO3 प्लस HCl, SO2 गैस का टेस्ट मेरे भाई, ये बेसिक है, ये एसिड है। तो मेरे भाई अब ये हम भी बताए क्या मेरे भाई, NaCl और H2SO3 बनेगा। और आप सबको पता है कि H2SO3 पानी में H2O प्लस SO2 प्रोड्यूस करता है, टूट जाता है मेरे भाई। ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन होता है SO2 गैस का। ये SO2 का टेस्ट भी कहलाएगा मेरे भाई। क्यों टेस्ट कहलाएगा? क्योंकि स्मेल आता है तो टेस्ट कहलाएगा मेरे भाई। तो ये तुमको बात समझाए हम। तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन, वैसे अपने को कोई मतलब नहीं कि लेबोरेटरी में बन रहा है कि क्या में बन रहा है मेरे भाई। जब ये सारी बातें समझ में आ गई मेरे भाई, तो हम तीसरा बात तुम्हारे मुंह पे फेंकना चाहते हैं। वो क्या? तो मेरे भाई, सल्फर डाइऑक्साइड, ये आपने एक बीच वाला ऑक्सीडेशन नंबर पे है, तो ये किसी को ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और किसी को रिड्यूस भी कर सकता है। तो मेरे भाई, ये अगर अगर क्या एक्ट्स एज, अगर बेटा ये रिड्यूस किसी को करना चाहा तो रिड्यूस भी कर लेगा। और मेरे भाई दूसरा काम, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह भी कर सकता है, किसी और को ऑक्सीडाइज करेगा। लेकिन मेरे भाई, ये ज्यादा किसके करीब है? तो तुम कहोगे सर ज्यादा, ये ज्यादा नजर आ रहा है कि रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह है, क्या कि ज्यादा डिफरेंस आएगा। रिड्यूस होकर के, मतलब सल्फर +4 में है तो मिनिमम तक जाने के लिए ज्यादा टेंडेंसी है, -2 तक जाने का टेंडेंसी है। लेकिन ऑक्सीडाइज होकर के +6, बहुत ज्यादा का चेंज आने का टेंडेंसी कम है।
तो मेरे भाई तो ये गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है, सॉरी गुड गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट होता है मेरे भाई, और पुअर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। ध्यान से देखना क्या होता है मेरे भाई, सल्फर डाइऑक्साइड है मेरे भाई, ये ऑक्सीडाइज होकर के SO3 में बनेगा। SO3 को ही अगर अनायन के फॉर्म में लिखोगे तो SO4 2- लिखना पड़ेगा। दोनों में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। और मेरे भाई अगर ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, ये मतलब किसी को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा मेरे भाई, खुद का रिडक्शन करेगा, खुद का क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, तो ये सल्फर में जाएगा मेरे में। क्या में जाएगा, सल्फर में जाता है। यानी SO2 को याद रखना है, इतना बात अगर याद रहा तो काम सारा हो जाएगा मेरे भाई। अब सुनो मेरी बातों को, ध्यान से सुनना मेरे भाई, यही बात को भी हम लिखेंगे इंग्लिश में कि मेरे भाई कि SO2 इज ए गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट, SO2 is a good reducing reagent, good reducing reagent है, ठीक है, एंड पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेरे भाई ऐसा नहीं कि ऑक्सीडाइजिंग की तरह नहीं काम करेगा, लेकिन ये पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मेरे भाई। ध्यान से सुनना, कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है और पुअर होगा तो वो परमानेंट ब्लीच करेगा या टेम्पररी ब्लीच करेगा, बताओ। टेम्पररी। हाँ, तो किसी का कलर को उड़ाते का ये भी काम करता होगा, कलर को उड़ाने का काम करता होगा मेरे भाई, यस या नो। तो मेरे भाई ये एक्ट्स एज, हाँ ब्लीचिंग का मतलब ही होता है कलर को रिमूव कराना, लाइट फेड करा देना, तो एक्ट्स एज ब्लीचिंग एजेंट। मेरे भाई इस पे एक बात और, ये पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये टेम्पोररी ब्लीच करेगा, यानी किसी का कलर जाएगा तो कलर वापस आ जाएगा, कलर जाएगा तो कलर आएगा, ठीक है। तो SO2 एक गुड रिड्यूसिंग रिएजेंट है, पुअर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पुअर होने की वजह से ये ब्लीच तो करेगा लेकिन थोड़ी देर के लिए कलर करेगा, यानी पहले कलर जाएगा फिर कलर आएगा, ठीक है मेरे भाई, ये समझ में आ गया। तो अब बेटा इसका कुछ रिएक्शंस लिख लेते हैं ताकि खुशियां मिल जाए थोड़ा। आज हम लोग SO2 को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं मेरे भाई, SO2 पूरा कंप्लीट होगा आज। कितना बचा है मेरे भाई, बस 4 लाइन और लिखेंगे। वाले कह रहे हैं आप 4 बोल करके 8 लिखवा देते हो। सर ये आज मिलेगा ऑक्सीजन फैमिली? ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा बेटा, कल हमको ऐसा उम्मीद है कि P ब्लॉक ही खत्म हो जाएगा। तुम भी सोचते हो कब से चल रहा है, तो मेरे भाई ऑलरेडी बहुत सारा पढ़ चुके हैं नोबल गैसेस का, जैसे जीनोन का हाइड्रोलिसिस पढ़ चुके हैं, तो हम लोग को वापस पढ़ने के कोई मतलब नहीं बनता है। तो ऑलमोस्ट सारा खत्म हो जाएगा मेरे, बस थोड़ा थोड़ा 1-2 रिएक्शंस लिखेंगे मेरे भाई, 4 लाइन बस, ज्यादा कुछ नहीं। अपने को चिल रहने का, चिलम नहीं लेने का मेरे भाई। KMNO4 प्लस H2SO4, फिर से आ गया H2SO4 बेटा, फिर से आ गया। हम अभी जस्ट बताए कि ऑक्सीडाइजिंग, देखो SO2 का जो बिहेवियर होगा, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, SO2 कब ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा और कब करेगा रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह, सामने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। सच सच बताओ मेरे भाई, यहाँ पर SO2 कैसा काम करेगा? हाँ, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, तो ये अपने आप रिड्यूसिंग रिएजेंट। और बेटा अभी जस्ट बताया, अगर रिड्यूसिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा, इसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा, तो सल्फर किसके फॉर्म में जाएगा, सल्फेट के फॉर्म में जाएगा। तो किसका सल्फेट बनेगा, Mn का। एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम में क्या होगा, MnSO4। हम लोग SO3 नहीं लिखेंगे, और K2SO4, दोनों का सल्फेट बना लिया बेटा, सल्फेट बन गया। और सिंस ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है तो बैलेंसिंग कर देंगे H2। एग्जांपल नंबर 1, तो तुम समझ गया कैसे लिखना है मेरे भाई। मेरे भाई ये रिएक्शन SO2 प्लस H2S, SO2 प्लस H2S मेरे भाई, SO2 प्लस H2S में अगर बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो मगर बोर्ड पर, यहाँ पर सल्फर जो है -2 पे है, यहाँ पे +4 पे है माय डियर स्टूडेंट, सल्फर -2 पे है और
एक में +4 में है। तो बेटा ये क्या है, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है, ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। एक रिड्यूसिंग रिएजेंट है, दूसरा वाला ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पर SO2 ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम किया कि सामने वाला के पास में एक ही ऑप्शन है, और H2- किस में जाएगा बेटा, S पे जाएगा। और SO2 अगर ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा तो S में जाएगा। अब 2 बार थोड़ी ना S लिखेंगे, एक बार। और बैलेंसिंग करने के लिए मेरे बार H2O लिख देंगे, H2O लिख देंगे बेटा, H2O। देखो मगर बोर्ड पर कितना आसान है मेरे भाई, इतना आसान। चलो मेरे भाई अगला प्रॉपर्टी एक बता देते हैं लास्ट। मेरे भाई SO2 कैसा नेचर रखेगा, एसिडिक नेचर रखेगा या बेसिक नेचर रखेगा, बताओ सच सच। एसिडिक नेचर। तो मेरे भाई ये SO2 एसिडिक होता है मेरे भाई, तो ये बेस के साथ में रिएक्ट करेगा कि नहीं, तो तुमको एकदम करेगा। टन्स लाइम वाटर रिएक्ट करता है लाइम वाटर के साथ में। टन्स लाइम वाटर, मेरे भाई लाइम वाटर का जो कलर होता है वो कैसा होता है मेरे भाई, मिल्की, मिल्की कलर होता है। तो लाइम वाटर को बेटा मिल्की कर देगा। तुमको अगर पहले ही से मिल्की था फिर क्या करेगा, मिल्की। अरे बताएंगे मेरे भाई, मिल्की करने का यहाँ मतलब अलग है। एंड इन एक्सेस ऑफ इट मिल्कीनेस डिसअपियर्स, मिल्कीनेस जो होता है मेरे भाई डिसअपियर्स हो जाता है। एस रिएक्शन इज, यहाँ पे एक लाइन निकलो, रिएक्शन इज सिमिलर टू दैट ऑफ CO2, सिमिलर टू दैट ऑफ CO2। इसका रिएक्शन सिमिलर होता है बेटा। पहले हम CO2 का तुम्हें रिएक्शन दिखलाएंगे, फिर SO2 का करेंगे, तब तुमको बहुत अच्छा लगेगा मेरे भाई। तुमको हम सच बताए, इस CO2 जो होता है ये भी लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है। ये एसिडिक नेचर है, ये बेसिक नेचर है। कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, साथ में पानी निकल जाएगा। पानी निकलेगा ना, यस बेटा निकलेगा, पानी निकलेगा, H2O। ये हो गया मेरे भाई कैल्शियम कार्बोनेट। तुम सबको पता है इसे मार्बल कहते हैं मेरे भाई। ये व्हाइट होता है, ये व्हाइट होता है, व्हाइट हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब बेटा ये कैल्शियम कार्बोनेट को अगर वापिस CO2 एक्सेस में पास कर देंगे, पानी तो अपने पास है ही है, पानी तो अपने पास है ही है, पानी का कोई कमी नहीं, पानी का कोई कमी नहीं। तो मेरे पास जब हाइड्रोजन ज्यादा हो जाएगा तो अनायन ज्यादा बन जाएगा, तो अनायन ज्यादा हो जाता है तो बाई कार्बोनेट में कन्वर्ट कर जाता है। तुमको अब ये रिएक्शन तुमको अच्छा नहीं लगा होगा, तुमको क्या मजाक, अजीब टाइप का रिएक्शन लिख दिया, हमको समझ में भी नहीं आ रहा। पहला तो क्लियर हो गया, दूसरा अजीब टाइप का लग रहा, बुड़बक बना रहे हो हमें इनऑर्गेनिक के नाम पे। नहीं बेटा तुमको हम याद दिलाते हैं, ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। याद करो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को अगर लो टेम्परेचर में हीट करते थे तो कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O बनता है, याद आया। और हाई टेम्परेचर में कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन जाता है। तो लो टेम्परेचर में ये रिएक्शन रिवर्स भी हो जाता है। तो इसको रिवर्स डायरेक्शन में सोच लो आज, समझ गए क्या। और मेरे भाई ये सॉल्युबल होता है, कलरलेस होता है, ये सॉल्युबल होता है, ये कलरलेस। ये हम CO2 के बारे में पढ़ाए। अब तुमको हम सल्फर के लिए पढ़ाएंगे, 2 कॉपी सेम है बेटा। सल्फर के लिए SO2 है और लाइम वाटर है। लाइम वाटर को क्या करेगा मेरे भाई, कैल्शियम सल्फाइड बनाएगा। ये भी व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। इसीलिए लिखे हैं जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पास करते हैं तो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। यही है बेटा लाइम वाटर, कैल्शियम सल्फाइड, और साथ में मेरे भाई H2O। अब मेरे भाई फिर SO2 अगर एक्सेस में पास कर देंगे, SO2 को लिखा है ना कि मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाता है, तो SO2 को जब एक्सेस में पास करोगे मेरे भाई तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम, पानी डाल दो, पानी डाल देना मेरे भाई, कैल्शियम हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा। इसको हीट करोगे तो वापिस आ जाएगा। यस या नो बेटा, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे एक बात और लिख लेना, ऑन हीटिंग इसको अगर हीट कर देंगे तो मिल्कीनेस रीअपियर हो जाएगा। सच सच बताओ, ऑन हीटिंग मिल्कीनेस रीअपियर्स।
रीअपियर्स हो जाएगा। तो मेरे भाई ये था SO2 के बारे में, बहुत सिंपल रिएक्शन, तुम्हें सारा कुछ रिलेट करा दिए। कभी नहीं भूलना है बेटा, कभी कभी उल्टा सोचना है रिएक्शन को तो याद आ जाएगा। तो मेरे भाई ये सारी बातें हुई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ये सब के बारे में जानेंगे। और मेरे भाई ग्रुप नंबर 17 बहुत छोटा सा चैप्टर है बेटा, ग्रुप नंबर 17 वो सारे को समझ करके हम लोग खत्म करेंगे। ऑलमोस्ट सारा चीज हो चुका है मेरे भाई, ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।